कि 6 महीने तक किसी की ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी भैया। तो यहाँ है, वो यहाँ ही रहेगा। देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को। उग्रवादी ये मुल्ला आतंकवादी है। ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। हमारे कार्यकर्ताओं के हत्या के अपराधियों को जमीन में गाड़ा है तो भी बाहर निकालकर सजा करने का काम। मौलाना या कान खोल कर सुन लो, जिस दिन हिंदू जगेगा उस दिन कहीं रिक्शा चलाते हुए कहीं बर्तन मांजते हुए दिखाई दोगे। इसके अलावा कोई प्रमुख ठिकाना नहीं बचेगा। उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद की सदर विधानसभा सीट से विधायक भारतीय सुहेलदेव समाज पार्टी की तरफ से चुनाव लड़कर के जीते विधायक मुख्तार अंसारी के बेटे विधायक अब्बास अंसारी को हेट स्पीच के मामले में दोषी करार देते हुए उनकी सदस्यता को खत्म कर दिया गया। रविवार के दिन सचिवालय की तरफ से नायाब कोशिश के तहत वो नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसके बाद यह कहा गया कि अब विधायक नहीं रहेंगे अब्बास अंसारी। अब्बास अंसारी के वकील और भारतीय सुहेलदेव समाज पार्टी के मुखिया ओम प्रकाश राजभर दोनों की तरफ से यह संकेत आए हैं कि वो हायर कोर्ट की तरफ अपील करेंगे, वो अपनी बात को आगे तक पहुंचाएंगे, क्योंकि ऐसा पहले भी हो चुका था। उनके चाचा मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी के साथ भी ऐसा ही हुआ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत मिली और आज के तारीख में वो लोकसभा के सदस्य बने हुए। अगर आपको याद ना हो तो बता दें कि जब 2024 का लोकसभा चुनाव हो गया, उसके बाद अफजाल अंसारी सब सांसदों के साथ शपथ नहीं ले पाए थे। उस समय उन्हें रोक दिया गया। बाद में सुप्रीम कोर्ट से जब राहत मिल गई तो वो आज की तारीख में लोकसभा के सदस्य हैं। हम आज के वीडियो में विस्तार से बात करेंगे कि हेट स्पीच का मामला क्या था, अब्बास अंसारी की तरफ से क्या बोला गया था और अब्बास अंसारी के मामले में हुआ क्या, और उसके बाद जरा इस मामले के बहाने 2022 से लेकर 2024 तक हेट स्पीच सबसे ज्यादा किसने दी, किस पॉलिटिकल पार्टी ने दी, उनका क्या हुआ, जरा विस्तार से इसको समझने की कोशिश भी करते हैं। अब्बास अंसारी को जिस स्पीच के बुनियाद पर सदस्यता छीन ली गई है, 2 साल की सजा दी गई है, 3000 का जुर्माना लगाया गया है। सजा इसलिए नहीं हुई क्योंकि उससे ज्यादा सजा वो जेल में काट चुके हैं, इसलिए उन्हें एक राहत मिली हुई है। लेकिन वो मामला क्या है? वो मामला तब का है जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव चल रहा था। विधानसभा चुनाव में भारतीय सुहेलदेव समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन था। गठबंधन की तरफ से मऊ सदर सीट, जो परंपरागत रूप से अंसारी खानदान के पास रही थी, पिछले 26 साल से वहां भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती थी। पहले मुख्तार अंसारी और बाद में उनके बेटे अब्बास अंसारी उस सीट से चुनाव लड़ रहे थे। उस समय चुनाव लड़ने के दौरान एक रैली होती है। 3 मार्च 2022 को पहाड़पुर मैदान में उन्होंने एक भाषण दिया और भाषण का एक हिस्सा बेहद आपत्तिजनक था कि 6 महीने तक किसी की ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी भैया। तो यहाँ है, वो यहाँ ही रहेगा। पहले हिसाब किताब होगा, उसके बाद उनके जाने के सर्टिफिकेट पर मुहर लगाया जाएगा। इस वीडियो को सुनने के बाद आपको समझ में आया होगा कि ये बात वो बात है जिसे बोलना नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी से राजनीति सीखने वाले लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी काम वही करती है लेकिन बोलती नहीं। आप इस तरह के बयान बीजेपी के या बड़े किसी ऐसे दल के नेताओं के नहीं पाएंगे। ये बयान गलत था, ये बयान आपत्तिजनक है। इस बयान का समर्थन किसी भी रूप में करना वैधानिक रूप से जायज है ही नहीं। आप मतलब प्रशासन को, सरकार को धमका नहीं सकते। आप ये भी नहीं कह सकते कि 6 महीना किसी का ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी, हम पहले हिसाब करेंगे। इससे ये इशारा जाता है कि
कि राजनेता, विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री वो हिसाब किताब करते हैं अधिकारियों से, अधिकारियों के ऊपर दबाव डालते हैं, उनके ऊपर जो है किसी तरह का काम करने पर बंदिश डालते हैं या बाद में उनको किसी भी तरह से परेशान करने की कोशिश करते हैं। इस तरह के किसी भी सार्वजनिक बयान का बचाव करना मुश्किल है। इस बात को संज्ञान में लेते हुए इस पर कार्रवाई हुई। लेकिन आपने दिलचस्प बात समझी। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या इस तरह का काम नेता कर नहीं रहे? क्या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अधिकारियों के साथ किस तरह का सलूक हो रहा है? लेकिन कहते नहीं हैं, वो करते हैं। और जितने अधिकारी हैं उन्हें अच्छे से पता है कि अंदर क्या चल रहा है। हम भी इस बात को क्यों बोल करके अपने ऊपर आफत मोल लें? लेकिन हां, इस तरह के बोल करके राजनीति नहीं की जाती। चाहे जजों को गायब कर देना हो, अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग हो, जांच बैठा देना हो, मीडिया में खबर लीक कर देनी हो, कितने अपराध होते रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में हम तो लगातार वीडियो बना के आपको दिखा रहे हैं। इस बात को बोल करके अब्बास अंसारी फंस गए और इस बात को बोल करके उनको सजा मिल गई। अब जरा इस मामले को थोड़ा सा और गहराई से समझें। इस मामले में एक दरोगा ने इसकी तहरीर दी, उन्होंने इसकी शिकायत की और शिकायत करते हुए उन्होंने कहा कि यह बड़ा गड़बड़ मामला है। 150 लोगों के साथ अब्बास अंसारी को आरोपी बनाया गया। मामला मऊ के एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहा था और उसके बाद अब उसमें फैसला आ गया और फैसला ये आया है कि वो दोषी हैं और दोषी के बाद अब उनकी विधायकी रद्द हो गई। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि रविवार को ही नोटिफिकेशन सचिवालय दे रहा है? कामकाजी लोग जानते होंगे कि रविवार को सचिवालय बंद होता है, लेकिन भाई उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में कुछ भी हो सकता है। उत्तर प्रदेश में तुरंत चुनाव होता है। जरा आपको एक होमवर्क देके जा रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के किसी विधायक की अगर सदस्यता चली गई तो उस पर चुनाव कब हुआ, जरा इसको आप भी देखिएगा। और किस मामले में कब तुरंत चुनाव हो जाता है और कब बाद में होगा, इसको भी आपको समझना चाहिए। फिलहाल वापस लौटते हैं हेट स्पीच के मामले पर। और हेट स्पीच का यह मामला नया नहीं है। इसके पहले अगर आपको याद हो तो आजम खान, मोहम्मद आजम खान, जो एक जमाने में मंत्री थे, बड़े मंत्री थे, समाजवादी पार्टी के बड़े नेता थे, उनको भी हेट स्पीच के मामले में एक मामला 2007 का है और एक मामला 2019 का है। 2019 के मामले में जया प्रदा जब चुनाव लड़ रही थी तो उन्होंने भी एक बेहद आपत्तिजनक बयान आजम खान ने जया प्रदा के खिलाफ दे दिया था और कहना वो ये चाहते थे, वो निक्कर और आरएसएस, जया प्रदा, अगर आप ये सब जोड़ेंगे तो वो बयान समझ जाएंगे, उसको मैं दिखा नहीं रहा हूं। बयान गलत है, मंशा भले ही सही हो और मंशा बात की अलग होती है, लेकिन इस बयान को आधार बना करके और दूसरा उनका हिस्सा था कि वहां के अधिकारी, रामपुर के अधिकारी, डीएम, एसडीएम, एडीएम, इस तरह के आला अधिकारी किस तरह से विपक्षी दल, उस समय का विपक्षी दल समाजवादी पार्टी था, और उन्हें प्रचार करने पर, उनकी गाड़ियों के प्रचार में घूमने पर हर दिन बंदिश लगा रहे थे, हर दिन जांच कर रहे थे, हर दिन उनकी रैलियों को होने में मुश्किलें पैदा कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और भारतीय जनता पार्टी की कितनी गाड़ियां घूम रही हैं, कितनी चीजें हो रही हैं, उसकी कोई जांच नहीं हो रही थी। इस बात को अपने भाषण में कह दिया आजम खान ने और इस बात को कहते हुए उन्होंने वहां के एक बड़े आला अधिकारी के ऊपर ऐसी टिप्पणी कर दी जिसको वहां भी बचाव करना मुश्किल है। लेकिन इस मामले को भी अगर आप आधार बनाए तो जैसे अब्बास अंसारी को सजा मिल गई, मोहम्मद आजम खान को भी सजा मिल गई, उनकी सदस्यता चली गई, उसके बाद उनके बेटे की भी सदस्यता चली गई। फिर एक मामला आता है कानपुर के सीसा मऊ से विधायक बने इरफान सोलंकी का, और इरफान सोलंकी की भी सदस्यता चली गई। वहां तो फिर से चुनाव हुआ, फिर से हालांकि समाजवादी पार्टी जीत गई। कोई पैटर्न अगर आपको कॉमन दिख रहा हो तो उत्तर प्रदेश की राजनीति को आप समझ रहे हैं। अगर इस पैटर्न को आप समझ रहे हैं कि सारे विपक्षी दल के लोग हैं, उनमें से अब जिनका नाम मैंने लिया ये सारे मुसलमान हैं। अगर आप मुसलमान होकर के कोई भी बात इस तरह की बोल देंगे तो आपके खिलाफ तो कार्रवाई हर हाल में होनी ही होनी है, आपकी विधायकी जानी ही जानी है,
क्योंकि आपका नाम अनुराग ठाकुर नहीं है, क्योंकि आपका नाम रमेश बिधूड़ी नहीं है, क्योंकि आपका नाम नरेंद्र मोदी नहीं है, अमित शाह नहीं है, योगी आदित्यनाथ नहीं है। इस देश के मुसलमान होने का यह सबक आपके सामने है। प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद गिरफ्तार हो गए और भी तमाम लोग गिरफ्तार हुए। गिरफ्तार तो ही बंगाल की एक लड़की भी, और उस लड़की ने हर वीडियो में मां बहन की गालियां दी हैं, आपत्तिजनक बयान दिए हैं, राइट विंग उसको प्रमोट करता रहा और उसके बाद उसने एक धर्म के खिलाफ भी बोल दिया और वो जेल चली गई। तो लोगों को लगा कि अरे ये क्या हो गया, 20 साल की एक बच्ची को जेल में भेज दिया। भाई ये पैटर्न है किसका? उमर खालिद आज तक जेल में क्यों है और तमाम वो एक्टिविस्ट जेल में क्यों हैं? इससे आप जोड़ करके अगर कुछ समझ पाए तो समझ जाइएगा। अब जरा आंकड़ों पर बात कर लीजिए। ये हेट स्पीच देश के गद्दारों को, उसके बाद क्या बोला गया। मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को आप पूरा देखिए। इस वीडियो को पूरा देखते हुए महसूस करिए कि जब सामने से गोली मारने का रिप्लाई आ रहा था तो अनुराग ठाकुर कह रहे थे कि और जोर से नारा लगाओ ताकि गिरिराज जी को मैसेज चला जाए। और गिरिराज सिंह कौन है? पाकिस्तान भेजने वाले एक एजेंट। पहले भी उनका बयान आ गया, जरा पूरा बयान सुनिए अनुराग ठाकुर का। गद्दारों को गोली मारो, सालों को देश के गद्दारों को पीछे तक आवाज आनी चाहिए, गिरिराज जी को सुनाई दे, देश के गद्दारों को। अब अनुराग ठाकुर के बयान में कोई हेट स्पीच नहीं है। अनुराग ठाकुर का बयान तो कितना मीठा फूल बरसाता हुआ है, देश के संविधान को मजबूत करने वाला है, देश के लोकतंत्र को मजबूत करने वाला है। अनुराग ठाकुर आज बड़े नेता हैं, अनुराग ठाकुर बैठे हुए हैं संसद में। अब जरा रमेश बिधूड़ी को संसद से सुन लीजिए। उग्रवादी सिरे ले रहे हैं, उग्रवादी बोलने नहीं दूंगा कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूँ। उग्रवादी कटवे सर, ये जो श्रेय अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। जी प्लीज, ये आतंकवादी है, उग्रवादी है, ये मुल्ला आतंकवादी है। अब रमेश बिधूड़ी पर बीजेपी ने क्या कार्रवाई की, एमपी एमएलए कोर्ट ने क्या कार्रवाई की, क्या मामला है? अनुराग ठाकुर पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भी दी, लेकिन इन दोनों में से किसी की सदस्यता नहीं गई है, कोई बड़ा कार्रवाई नहीं हुई है और कुछ नहीं हुआ। अब जरा द वायर की इस रिपोर्ट पर गौर करिए। 2024 के आंकड़े के मुताबिक द वायर की रिपोर्ट कहती है कि 2024 में नफरती भाषण में 74% की वृद्धि हुई, जिसमें बीजेपी और उसके सहयोगी एनडीए के दल सबसे ज्यादा हैं। रिपोर्ट बताती है कि 2023 में ऐसी 688 घटनाएं दर्ज की गई थीं और इस बार उनकी तादाद अल्पसंख्यक विरोधी घृणा वाले भाषण 1165 दर्ज किए गए। 98% भाषण मुसलमान या ईसाइयों के विरोध में थे। नफरत फैलाने वाले भाषणों में लगभग 80% घटनाएं भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए के द्वारा शासित राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में हुई, जहां पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के अधीन है। इसके विपरीत पिछले साल 2024 में अकेले बीजेपी ने 30% या 340 घटनाओं के लिए एक भूमिका निभाई है। विश्व हिंदू परिषद, युवा शाखा, बजरंग दल नफरत फैलाने वाले भाषणों के लिहाज से दूसरे सबसे सक्रिय आयोजकों में है। पिछले साल इन्होंने 279 सभाएं आयोजित की, जो 2023 से 29% ज्यादा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 अप्रैल को राजस्थान के बांसवाड़ा में अपने भाषण में साफ तौर पर कहा कि मुस्लिम समुदाय घुसपैठिए और अधिक बच्चे पैदा करने वाला है। 16 मार्च से 21 अप्रैल के बीच 61 नफरत भरी भाषण की घटनाएं हुई और मोदी के भाषण के बाद ऐसी घटनाओं में 3 गुने की वृद्धि हुई। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अपना भाषण अधिक बच्चा पैदा करने वाला और घुसपैठिए से जोड़ते हैं, उसके बाद तो बाढ़ आ गई मुसलमानों के खिलाफ बोलने की। किसी की सदस्यता गई, किसी पर कोई कार्रवाई हुई? बाकी आपके आगे रिपोर्ट और पढ़ता हूं। यह रिपोर्ट बताती है कि नफरत फैलाने वाले 10 सबसे ज्यादा भाषण देने वालों में से 6 राजनेता थे, जिनमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह शामिल हैं। योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनके 86 नफरत भरे भाषण दिए, जबकि मोदी ने 63 नफरत भरे भाषण दिए। आदित्यनाथ योगी के नेतृत्व वाले उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 242
अभद्र भाषाओं की शिकायत दर्ज की गई, जो 2023 की तुलना में 132% ज्यादा थी। बीबीसी में 11 फरवरी 2025 को मेरिल सेबेस्टियन बीबीसी न्यूज कोच्चि की तरफ से एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई है, जिसमें कहा गया है कि 2024 में भारत में अभद्र भाषा की भारी वृद्धि हुई। इस नई रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में भारत में अल्पसंख्यकों के खिलाफ अभद्र भाषा के मामलों में 74% की वृद्धि हुई। बीबीसी की रिपोर्ट बताती है कि इंडिया हेट लैब की रिपोर्ट के मुताबिक मई 2024 में अभद्र भाषा के 269 मामले सामने आए, जो इस साल सबसे ज्यादा थे। यह सारी रिपोर्ट एक तरफ जो साफ तौर पर कहती है कि योगी आदित्यनाथ का भाषण हो, गृह मंत्री अमित शाह का भाषण हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण हो, ये तो बड़े नेता हैं, इनको कानून से क्या, कौन शिकायत कर रहा है। मंगलसूत्र छीन ले जाएंगे, भैंस खोल ले जाएंगे, 2 कमरा 1 कमरा उठा ले जाएंगे, भूल गए कि याद है आपको? और योगी आदित्यनाथ के भाषण आपको याद है या भूल गए? गृह मंत्री अमित शाह के भाषण अगर आप भूल चुके हैं तो बधाई हो, क्योंकि आपके लिए अब गरम सिंदूर तो दौड़ रहा है, और गरम सिंदूर जब रगों में दौड़ने लगता है तो आप कुछ भी बोल दें, आप जायज होते हैं। लेकिन अगर आपका नाम अब्बास अंसारी है तो उस तरह के मामलों में आपकी संस्था चली जाएगी, आपका करियर खत्म कर दिया जाएगा, और इस तरह के मामलों में देश को पता ही नहीं चलेगा। चुनाव खत्म, जो जीत गया वो बहादुर है। क्या नरेंद्र मोदी जी ने एक वाक्य भी कहीं ऐसा बोला कि चुनाव के दौरान मैंने थोड़ा कड़ा बोल दिया था, अब उसको खत्म कर देता हूं? अगर नरेंद्र मोदी ने जो बोला, गृह मंत्री अमित शाह ने जो बोला, योगी आदित्यनाथ ने जो बोला, उससे कम खराब बयान अखिलेश यादव दिए होते, राहुल गांधी दिए होते, तेजस्वी प्रसाद दिए होते, तो क्या होता? इस मामले को आपको सोचना चाहिए, और किन मामलों में फौरी राहत हो जाती है और उसके बाद क्या होता है। और एक कॉमन चीज ये दिखती है कि पुलिस प्रशासन पर टिप्पणी करना नहीं होता, काम कर देना होता है। 5 बार डीजीपी टेम्परेरी बना दो, पुलिस इतना भ्रष्ट हो जाए कि वही फिरौती करने लगे, वही अपहरण करने लगे, आईपीएस गायब हो जाए, लेकिन आप कुछ करो मत, क्योंकि आप बड़े नेता हैं और आपकी सरकार है। अगर आप वर्दी में हैं तो आरती भजन गाइए, गदा लेकर के एक धर्म के कार्यक्रम में शामिल हो जाइए, आपको तरक्की मिलेगी। अब दूसरे धर्म वालों को कहिए कि अगर मुसलमान आएगा तो हम ट्रेनिंग नहीं देंगे। ये वाली वीडियो देखी कि नहीं? वर्दी में बैठकर एक व्यक्ति आके कह रहा है मुसलमान न ट्रेनिंग लेने आ सकता है न ट्रेनिंग देने आ सकता है। जहाँ कोई भी मोहम्मद ना आएगा और न ट्रेनिंग देने आएगा न ट्रेनिंग लेने आएगा, मैंने आपको ये बता। वर्दी में आप कर सकते हैं कुछ भी, वर्दी में आप हैं तो कुछ भी जायज है, और अगर आप सत्ता में हैं तब तो आपके लिए बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं। फिर आप अपने रमेश बिधूड़ियों को बचा लेंगे, आप अपने अनुराग ठाकुरों को प्रमोट कर देंगे, आप अपने गिरिराज सिंहों को और तवज्जो देंगे, और अपने योगी आदित्यनाथ जैसे नेताओं को सिरमौर बना देंगे। बाकी देश की जनता को तय करना है नियम, कायदे, कानून किसके लिए कितने हैं और किसके लिए वो रिजल्ट दिखा रहे हैं, क्या अंतर है। इस बात को सोचने समझने के लिए ठहराव चाहिए। आपको लग सकता है कि ये बात किसी के फेवर में कही जा रही है, किसी के पक्ष में कही जा रही है, जो गलत है। अगर आपको यह समझ में आ रहा है तो फिर आपको इस वीडियो को दोबारा देखना चाहिए, और अगर आप ये समझ गए हैं कि मैं कहना क्या चाहता हूं तो आपको नागरिक के तौर पर अब सजग हो जाना चाहिए। देश के लोकतंत्र को, लॉ एंड ऑर्डर को देश के लोकतांत्रिक प्रक्रिया के जरिए ही बचाया जा सकता है, और बाबा साहब का संविधान अगर किसी एक के लिए फर्क कर रहा है और दूसरे के लिए अलग राय बना रहा है तो इस संविधान के लागू करने वाले लोगों को नजर रखिए कि वो क्या कर रहे हैं। अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लोगों तक शेयर जरूर करिएगा। मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाएंगे तो अगली वीडियो की सूचना मिलेगी, और अगर ज्वाइन करेंगे तो हमें आर्थिक मदद मिलेगी। अगर आप इस वीडियो को ट्विटर यानी एक्स या फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।